हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है साइंस पंचायत में। तो आज की पंचायत है टाइप ऑफ रिएक्शंस, और टाइप ऑफ रिएक्शंस में भी सिर्फ 4 डिस्कस करने वाले हैं। इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ये 4 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब एक्चुअल में अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें देखेंगे आप एनसीईआरटी में और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं। ये डिपेंड करता है कि किस बेसिस पे आप रिएक्शन को कैटेगराइज कर रहे हैं। क्या बात क्लियर हो रही है ना, किस बेसिस पे कर रहे हैं। अगर हीट की रिक्वायरमेंट या हीट की प्रोड्यूस, हीट के रिलीज होने के बेसिस पे, हीट के बेसिस पे अगर आप रिएक्शन को कैटेगराइज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को कैटेगराइज कर लेते हैं। क्या बात क्लियर हुआ। एक और कैटेगरी हो जाती है जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चले, बैकवर्ड डायरेक्शन में चले, रिवर्सिबल रिएक्शन। सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, मतलब सिर्फ यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन हो, उसको कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस बेसिस पे रिएक्शन को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो आज पहले मैं सोच रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करवा दूँ, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। उसके बाद जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन जो क्लास 10th के एनसीईआरटी में गिवन है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर करवाऊंगा। क्या बात क्लियर है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब देखिए ये टाइप ऑफ रिएक्शंस है। पहले एक बात बताइए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चलिए था। जैसे देखिए रिएक्टेंट, आर फॉर रिएक्टेंट, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट में कुछ एटम है, तो क्या प्रोडक्ट में कुछ नए एटम का फॉर्मेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक रिएक्शन में ना तो नए एटम का फॉर्मेशन होगा और ना ही कोई एटम वहां से गायब होगा, ना तो अपीयर होगा कोई नया एटम, ना ही डिसअपीयर होगा। क्या बात क्लियर है। और ना ही कोई मास में चेंजेज होगा, मास कंजर्वेशन। इन्हीं सारी चीज़ों को फिक्स रखने के लिए ही, तो इन्हीं सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए तो हम रिएक्शन को बैलेंस किए थे लास्ट वाले लेक्चर में। क्या बात क्लियर हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो सर आखिर रिएक्शन में हो क्या रहा है। देखिए पहले बॉन्ड, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल ऐसे ले लीजिए, तो जैसे पहले H2 प्लस O2 मिल के बन गया H2O। अब एक बात सुनिए ध्यान से, पहले एक हाइड्रोजन का बॉन्ड रिश्ता ना था दूसरे अपने भाई हाइड्रोजन के साथ में था, एक ऑक्सीजन का रिश्ता ना था अपने भाई दूसरे ऑक्सीजन के साथ में था। सर ये हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है। हाँ माय डियर, ऐसे ही होता है। अभी सुनिए इधर, लेकिन जब वाटर बना तो एक ऑक्सीजन, जो एक ऑक्सीजन है, इसका बॉन्ड एक हाइड्रोजन से और दूसरा भी एक हाइड्रोजन से। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बॉन्ड है, जिसके साथ अटैचमेंट था, वो चेंज हो गया। किसी का घर टूटा है, किसी का घर बसा है। देखिए तो ये पहले हाइड्रोजन जो थे ना, इसको मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यानी रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो गए। फिर आपस में कंबाइन करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेंस बने। किससे? रिएक्टेंट से। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जो रिएक्टेंट हैं इनके बीच में क्या हो गया, पहले तो बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, और उस बॉन्ड फॉर्मेशन के रिजल्ट में एक कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बना। यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट क्या है, ये H2O है। क्या बात क्लियर हो रही है। तो चलिए ऐसे ही चीज़ों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। बिल्कुल सही, एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो सकता है। जैसे ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन है इधर, जाते जाते उधर कहीं से नाइट्रोजन बनने लगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। नॉर डू एटम डिसअपीयर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ना तो इसमें कुछ नया एटम बन रहा है और ना ही कहीं से नया एटम कुछ अपीयर हो रहा है। ठीक। तो अब एकदम ध्यान से सुनिए, तो हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। जैसे देखिए ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, तो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, H2O बना। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, लेकिन क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है ना। ठीक है, क्योंकि अभी हम टाइप ऑफ एटम के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन था, तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही होगा। क्या बात क्लियर हो रही है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, फिर देखिए, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टेंसेस। क्या बात क्लियर हो रही है ना। पहले तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे हाइड्रोजन है, फिर से यहां पे देखिए तो
जैसे ये हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो एक हाइड्रोजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ में जाके कॉम्बाइन करना स्टार्ट किया, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन वाली स्टेज आ गई। तो रिएक्शन में हो क्या रहा है, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं और बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, उससे नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये क्लास 10th के एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस दे रखे हैं, इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आज हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन पे। लेकिन अभी आप नाम ध्यान रख लीजिए, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले कुछ बेसिक आइडिया लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। अब देखिए एकदम ध्यान से सुनिए, जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, अगर आप इतना ध्यान रख लेंगे बस हो गया काम। जैसे ये रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ऐसे केसेस में प्रोडक्ट साइड कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होगी, कुछ एनर्जी प्रोडक्ट साइड में। जैसे ये इधर तो लेफ्ट साइड, जो एरो के लेफ्ट साइड इधर रिएक्टेंट है और जो राइट साइड है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के साथ में कुछ अगर एनर्जी रिलीज हो रही है माय डियर स्टूडेंट, तो इस टाइप के रिएक्शन को आप कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप खुद ही सोचिए ना, किसी चीज़ को बर्न कर दीजिए, आप जला दीजिए, तो एक तरीके की हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो उस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? क्या वो केमिकल रिएक्शन है? आप खुद सोचिए कि किसी पेपर के टुकड़े को उसको आप बर्न कर दीजिए, जला दीजिए आप। अगर आप उसको जला दिए तो वो एस वगैरह और हीट वगैरह और लाइट वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बदले में हीट भी तो प्रोड्यूस हुई और ये केमिकल रिएक्शन भी है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल चेंज है। क्या बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए देखिए ध्यान से। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जैसे ही आप बात कर रहे हैं, तो देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, हाँ, और जैसे हीट प्रोड्यूस हुआ, तो हीट प्रोड्यूस हो गया तो क्या जो एटमॉस्फेयर है, जो उसके आसपास उसका इन्वायरमेंट होगा, इसका इन्वायरमेंट, किसका? उस रिएक्शन का इन्वायरमेंट, क्या वहां पे थोड़ा वार्म फील होगा? हाँ बिल्कुल फील होगा, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो चलिए इस लाइन को ध्यान से देखिए। एक्सो का मतलब होता है किसी चीज का आउट होना, बाहर आना। किस चीज का? थर्मिक। थर्मिक मतलब टेम्परेचर, हीट, हीट का बाहर आना। क्या बात क्लियर हो रही है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे एग्जिट होता है ना, बाहर आना किसी चीज का, इसी तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन, reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic reaction। प्रोडक्ट के साथ में हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। अगर प्रोडक्ट साइड है तो इसको आप कहते हैं रिलीज या प्रोड्यूस्ड। ये क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। क्या बात क्लियर हो रही है माय डियर स्टूडेंट? अब ये तो हो गया, उसको क्या कहते हैं आप? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ना। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखिए लाइन, नेक्स्ट लाइन है देखिए, दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। क्या अब वो रिएक्शन मिक्सचर वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा? बिल्कुल। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अब आप इन सारी चीजों से थोड़े थोड़े फेमिलियर होंगे, मैं बता रहा हूं। देखिए जैसे कंबसन रिएक्शन। अच्छा कंबसन रिएक्शन, चलिए बताइए क्या होता है? क्लास 8 वगैरह में अच्छे से दे रखा है, नहीं ध्यान है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। कंबसन रिएक्शन, किसी चीज का, किसी सबस्टेंस का कंप्लीट बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज ए कंबसन। जैसे आपके बाइक में, कार में फ्यूल वगैरह होता है ना, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट बर्न करता है। सॉरी सर, कंप्लीट बर्न होने का मतलब क्या है? चलिए कोयले का एग्जांपल, जैसे कार्बन सॉलिड है, ये कोल है, कोई कोल है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। कंप्लीट बर्न होने का मतलब है ना कि ये देखिए, कार्बन जब बर्न होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस बन सकती हैं। लेकिन अगर ये कार्बन बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, मतलब ये कंप्लीट बर्न हो रहा है। जितना पॉसिबल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने की वो कर गया। तो अब अभी के लिए आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो कंबसन रिएक्शन होती है, इसका मतलब होता है कि किसी भी सबस्टेंस को कंप्लीट बर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज अ कंबसन रिएक्शन। अब कंबसन रिएक्शन बर्न हो रही है तो क्या इसमें कोई हीट वगैरह रिलीज होगी? बिल्कुल हीट रिलीज होगा। तो इसी वजह से आप इसको क्या कह देते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235।
अब देखिए न्यूक्लियर फिजन, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। किसे, जब यूरेनियम वगैरह ब्रेक डाउन होते हैं ना, तो इसमें भी अलग अलग इसके जो होते हैं ना, जैसे अलग अलग एटम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये क्लास 12th वगैरह की बातें हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे समझिए ना, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह के बारे में सुन रखे हैं कभी? तो जब अगर न्यूक्लियर फिजन जब होगा, जब न्यूक्लियर वगैरह जब ब्रेक डाउन करेंगे, जब न्यूक्लियस वगैरह ब्रेक डाउन करेगा यूरेनियम वगैरह का, तो उसमें ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। क्या भी एक तरीके से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक तरीके से समझिए, एसिड है प्लस बेस है, ये बना लेते हैं सॉल्ट। तो इस टाइप के रिएक्शंस को भी आप क्या कह देते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन टाइप की रिएक्शन। इसमें भी क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। क्या बात क्लियर हो रहा है? तो इस वजह से इसको आप कह रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सब मिला जुला के अगर रिएक्शन के ड्यूरेशन में हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो उस रिएक्शन को आप कंसीडर करते हैं एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बात समझ में आ रही है माय डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट रेस्पायरेशन, ये देखिए ये बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। रेस्पायरेशन गिवन भी है, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन भी है, क्लास 10th की एनसीईआरटी में। सर रेस्पायरेशन कैसे? जैसे मान लेते हैं पहले आप कोई फूड लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई फूड लिए, फूड को डाइजेस्ट कर दिया, डाइजेस्ट करने के बाद से जैसे मान लेते हैं ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, मेनली यही बनते हैं, और भी बहुत सारे सबस्टेंसेस होते हैं फूड को। अब जैसे इस प्रोसेस को आप कह देते हैं डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस से जो मैक्रो मॉलिक्यूल थे फूड के, वो अब थोड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो गए हैं। मेनली ग्लूकोज वगैरह के बारे में बात करें। अब प्रोटीन वगैरह का भी होता है, फैट का भी ऑक्सीडेशन होता है। जैसे आप कई दिन से खाना वगैरह नहीं खा रहे हैं तो पहले फैट का ऑक्सीडेशन होगा। जैसे देखते हैं कुछ लोग अनसन पे बैठ जाते हैं तो फैट का ऑक्सीडेशन होगा, और बैठे रहे मान ही नहीं रहे तो प्रोटीन का होगा। प्रोटीन का जब तक नंबर आएगा तब तक तो आदमी निपट ही जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गए, चाहे ये सारी चीजें हो गई, अब इनसे एनर्जी कैसे मिले? जैसे पहले तो आपने खाना खाया, इंटेस्टाइन में वो जाके डाइजेस्ट हो गया, फिर वो एब्जॉर्ब हो गया। तो जब वो डाइजेस्ट हुआ तो जो लास्ट उसका डाइजेस्ट होने के बाद से जो प्रोडक्ट बना ना, वो एक्चुअल में जो लास्ट डाइजेस्ट होने के बाद प्रोडक्ट बना, वो एक्चुअल में ग्लूकोज बने, प्रोटीन बने, अमाइनो एसिड, फैट में फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सारी चीजें बने, मोनोमर बने उनके। अब इनसे ऑक्सीजन विड्रॉ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन सारी चीजों का रिएक्शन करवाना, और इससे क्या होती है, हीट या फिर एनर्जी कहिए, एनर्जी रिलीज होती है। तो इनसे एनर्जी, तो क्या इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है? तो फिर से ये कैसी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। आप इसीलिए तो आपको सांस लेने की जरूरत पड़ती है, ब्रीदिंग करने की जरूरत पड़ती है, कि जो आपका फूड डाइजेस्ट होता है ना, उससे डायरेक्टली एनर्जी विड्रॉ नहीं होती है, उसके लिए ऑक्सीजन जाए। एक तरीके से कंबसन रिएक्शन समझिए, किसी को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीटली। क्या बात क्लियर हो रही है? तो इस तरीके से रेस्पायरेशन किस टाइप का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो अब अच्छा, इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं आप? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में भी कौन सा? एरोबिक रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, व्हेन रेस्पायरेशन डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कंसीडर्ड एज अ एरोबिक रेस्पायरेशन। बहुत सारी चीजें ध्यान मत रखिए माय डियर स्टूडेंट, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपको। मैं बस चाह रहा हूं ना कि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें इलेबोरेट कर दूं, ताकि आप लंबे टाइम तक ध्यान रख पाएं। तो ये हो गया आपके पास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या सर इतने एग्जाम्पल? और एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। आप मेनली इतने एग्जाम्पल को कम से कम ध्यान रखिए। क्या बात समझ में आ रही है ना? जैसे कि एग्जाम्पल सर जैसे बताइए तो और कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं? अरे दुनिया भर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए, जैसे आपके घर में एलपीजी वगैरह होता है, वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना स्टार्ट कर देता है, तो वो भी एक तरीके से किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट है आपके पास में इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन में, अब इसको मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे इसमें क्या होने वाला है। जैसे कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्लस हीट, यानी आपको हीट देनी पड़ रही है तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यानी अगर रिएक्टेंट साइड हीट हो तो ये रिएक्शन होती है इंडो। इंडो का मतलब होता है किसी चीज की एंट्री। किस चीज की एंट्री? टेम्परेचर इंक्रीज करने वाली चीज की एंट्री, मतलब हीट की एंट्री। तो इसी को कह रहे हैं आप इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बात क्लियर हो रही है माय डियर स्टूडेंट? इसी वजह से ये हो गया इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बात क्लियर हो गई? चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है ना, ये कलर चेंज कर लेता हूं। An endothermic reaction is any chemical reaction that absorbed heat
फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट से कोई भी हीट एब्जॉर्ब करे। अब इसका नाम क्या है, देखिए तो ध्यान से, इसको आप कह सकते हैं एब्जॉर्ब्ड हीट। ये टर्म से ध्यान रखिए, एब्जॉर्ब। यहां पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और एक्सोथर्मिक में क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी या फिर प्रोड्यूस हो रही थी। क्या बात एकदम क्लियर है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो अब यहां पे सम एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस देखिए ध्यान से। जैसे पहला तो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सर कैसे, जैसे एक बात बताइए, CO2 है, वाटर है, तो क्या यही डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है क्या? नहीं, सनलाइट की जरूरत है माय डियर स्टूडेंट, सनलाइट। तो आपको और भी क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। क्या यही सनलाइट इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तब जाके ये क्या बनेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है माय डियर स्टूडेंट? हाँ, नो डाउट माय डियर स्टूडेंट, मैं समझ रहा हूं कि सर क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोफिल होगा। अभी मेरा ये कंसर्न है ही नहीं कि मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बस ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। जैसे CO2 है, ये वाटर के साथ में कंबाइन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में जब ये कंबाइन होंगे तब ये ग्लूकोज वगैरह का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब ये प्लांट ऐसा करते हैं तो इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सन से एनर्जी इनके पास आती है। इसीलिए तो पूरे अर्थ को जो सस्टेन करा रहा है, जो मेंटेन करके रख रहा है, वो तो सन ही तो है। सन से ही तो एनर्जी एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में ट्रांसफर होते रहती है। तो एक तो हो गया फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब सर समझ गए, रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। वेरी गुड, यही तो समझना था। नेक्स्ट देखिए, इवोपोरेटिंग लिक्विड। अरे आप खुद ही सोचिए, किसी चीज को इवोपोरेट होना है तो क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हैं ना प्रोसेस वगैरह। तो इवोपोरेशन जो प्रोसेस है, इवोपोरेशन होने का मतलब है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कराते जाएं और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसेस में कन्वर्ट हो जाए। तो वहां पे भी तो टेम्परेचर हीट वगैरह की जरूरत थी ना, तो बिल्कुल इवोपोरेटिंग लिक्विड। मेल्टिंग ऑफ आइस, फिर से वही चीज। एक बात बताइए, इवोपोरेशन में क्या हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, तब भी तो हीट की रिक्वायरमेंट थी, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी। मेल्टिंग ऑफ आइस, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, फिर हीट की जरूरत है, टेम्परेचर की जरूरत है। तो क्या ये भी हो गया एक तरीके से, क्या इन सारे रिएक्शंस में आपको हीट या टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ रही है? हाँ, जरूरत पड़ रही है, बिल्कुल। सर आप कभी कभी हीट बोल रहे हैं, कभी कभी टेम्परेचर बोल रहे हैं। अरे दोनों एक साथ चलते रहते हैं, कसमे वादे खा रखे हैं, जिएंगे साथ मरेंगे साथ। जहां पे हीट है वहां पे टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर है वहां पे हीट है। ठीक है, लास्ट देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन। अभी तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े नहीं, सेकेंड नंबर पे था डिकम्पोजिशन, पहले नंबर पे था कंपोजिशन, सेकेंड नंबर पे था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सारी चीजें नेक्स्ट टर्न में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। लेकिन थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, डिकम्पोजिशन का मतलब किसी चीज का ब्रेक डाउन होना। सर कोई एग्जाम्पल नहीं देंगे इसका? अरे दूंगा ना। देखिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये पहले वाले स्लाइड पे, मतलब पहले वाले लेक्चर में भी बता रखा हूं मैं इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन को। यहां पे देखिए, ये डेल्टा का मतलब है टेम्परेचर, हीट। सर एरो के ऊपर क्यों लिख रहे हैं? अरे आप रिएक्टेंट साइड भी लिख सकते थे। देखिए, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना वगैरह जिसको बोलते हैं ना, वही है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका जब थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड प्लस गैस में, नॉन मेटल की गैस और मेटल की ऑक्साइड बन जाती है। तो इस तरीके से ये बन गया। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही सबस्टेंस था, ये एक से ज्यादा सबस्टेंसेस में ब्रेक हो गया। तो इस टाइप के रिएक्शंस को आप डिकम्पोजिशन कहते हैं, मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब इसके बाद से ये ब्रेक कैसे हुआ? अपने आप हो गया? नहीं, टेम्परेचर दिया, आप हीट दिए, तब जाके हुआ। तो क्या हीट की रिक्वायरमेंट थी? हाँ बिल्कुल थी। तो इस किस कैटेगरी का रिएक्शन हो गया? ये हो गया आपका एंडोथर्मिक वाली कैटेगरी का। क्या बात क्लियर हो रहा है माय डियर स्टूडेंट? तो वेरी गुड। अब नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, रिवर्सिबल कोई भी चीज फिर से अपने पुराने वाले स्टेज, पुराने वाले नेचर को गेन कर ले, तो उसी को आप कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं, इसका देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखिएगा। जैसे रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और देखिए मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे एरो डिनोट कर रखा हूँ, इसको रुक जाइए, ऐसे कर, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, फिर प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में। क्या बात क्लियर हो रही है? तो एक्चुअल में ये किस टाइप से रिएक्शन हो गया? रिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए थोड़ा सा पढ़ के देख लीजिए। रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज इन विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड बैक टू रिएक्टेंट। अब इसके कुछ एग्जांपल देखिए ध्यान से।
जैसे नाइट्रोजन है आपके पास में, नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है और ये फॉर्म कर लिया अमोनिया NH3। अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अब रिएक्शन तो बैलेंस है। अब एकदम ध्यान सुनिए, जब ये अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकता है ना, तो अमोनिया का फिर से ब्रेक डाउन होके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एक चीज बस चुपके से ध्यान सुनिए, क्या ए, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और मिल के ए बी जैसा कुछ बना रहे हैं, इसी को तो कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब टू आर मोर देन टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक सिंगल मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड आइए, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ब्रेक हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया था फिर वो ब्रेक हो रहा है किसमें, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन में, तो ऐसा नहीं लग रहा डिकम्पोजिशन का रिएक्शन हो गया ये। इसका मतलब कॉम्बिनेशन का रिवर्स अपोजिट क्या होता है, डिकम्पोजिशन। अभी मैं वो रिएक्शन पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आनी चाहिए। तो ये किस तरीके से रिएक्शन हो गई, यानी इस तरीके का जितना भी रिएक्शन होता है। अच्छा चलिए आप खुद से सोच के बताइए मुझे। तो जैसे कोई मिल्क वगैरह है, मिल्क कन्वर्ट हो जा रहा है कर्ड में, तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या फिर से कर्ड से मिल्क बना सकते हैं आप, क्या नहीं बना सकते हैं ना, तो इस वजह से रिएक्शन किस टाइप की हो गई, इरिवर्सिबल। तो चलिए नेक्स्ट वाले को स्टार्ट करते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जिसमें रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए लेकिन प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में वापस चेंज ना हो पाए। देखिए irreversible reaction are those in which the reactant are converted to product but product cannot be converted back to reactant। अब इसके कुछ कुछ एग्जांपल देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन आप सुने होंगे ना, जैसे Fe होता है, Fe मतलब आयरन, ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंट में, अच्छा मॉइस्चर में होता ही क्या है, कुछ कुछ अमाउंट में H2O ही तो होता है ना, H2O ही तो होता है एक्चुअल में। हमारे जो इन्वायरमेंट में हमारे सराउंडिंग में जो H2O थोड़े वेपर वगैरह के फॉर्मेट में रहते हैं वो मॉइस्चर के ही फॉर्मेट में तो होते हैं। अब ये रस्ट बना लेता है, Fe2O3, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल इससे चिपक भी जाते हैं, तो यही बन जाता है आपके पास क्या, रस्ट बन जाता है। अब देखिए जब आयरन सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शंस करेगा तो ये आयरन का ऑक्साइड बना लेगा। अब ये रिएक्शन देखिए, आयरन आयरन इस वाली रिएक्शन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Fe ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और ये बना ले रहा है FeO। क्या बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे Fe ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि Fe पे हिडन चार्ज है +2 और ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज। ये ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। अभी इन सारी चीज़ों को लेके बिल्कुल परेशान मत होना माय डियर स्टूडेंट, ये धीरे धीरे चीज़ें मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। ये NCERT में ऐसे ही लिखा हुआ था तो मैं सोचा आपको ऐसे ही समझा दूँ। तो क्या ये बात समझ में आ रही है। लेकिन रस्ट से क्या, आप खुद सोचिए तो, क्या रस्ट से वापस फिर आप आयरन बना सकते हैं क्या, नहीं, अब वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर चुका है। दूसरा मिल्क टू कर्ड फॉर्मेशन, ये तो आप अभी पढ़े हैं। मिल्क से आप एक बार कर्ड बना लेंगे तो वापस कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं, इररिवर्सिबल रिएक्शन। और देख रहे हैं मैं जो एरो बना रहा हूँ, रिएक्टेंट इधर है, रिएक्टेंट और इधर है प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच ये प्रोडक्ट, तो इन दोनों के बीच में एरो यूनिडायरेक्शनल है। क्या बात समझ में आ रही है, मतलब ये रिएक्शन कैसी है, इररिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या बात क्लियर हो रहा है। तो बस आज का लेक्चर यही रखते हैं, आगे देखिए हम ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वगैरह पढ़ने वाले हैं। अभी मुझे इसका थोड़ा भी नोट्स वगैरह बनाना है, कंटेंट तैयार करना है, फिर उसके बाद मैं इसको बता दूंगा। तो आज आप 4 चीज़ें पढ़ें, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ में। आप खुद से नोट्स बनाते रहिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, और लगता है ना कि स्पीड थोड़ी स्लो है तो आप 1.5x वगैरह पे वीडियो को देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है।